सिंटू XYZ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में संविधान कैसे लागू हुआ, कौन कौन से नियम को बदला गया, कौन कौन से आंदोलन हुए और किस तरह से संविधान का एक संघर्ष रहा। वो सारे बातों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहले राजा होता था, किसी भी देश का एक राजा होता था जिसके अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों होता था। इसलिए राजा निरंकुश हुआ करता था, जो भी फैसला लेता था उसके अंदर ही होता था। राजतंत्र में इन तीनों शासन की शक्तियाँ का केंद्रीकरण होता था, इसलिए शासन की प्रवृत्ति निरंकुश हो जाती थी। ये तीनों शक्तियों को एक राइटर है जो फ्रांसीसी विचारक थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने तीनों शक्तियों को बांटा अपनी एक बुक में, जो बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ। इनमें तीनों शक्तियों को पृथक किए। देखिए, तीनों शक्तियाँ लोकतंत्र के हथियार माने जाते हैं। लोकतंत्र के तीन स्तंभ है, पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। तो देखिए, विधायिका में संसद को आता है, कार्यपालिका में अस्थायी और अस्थायी दो भागों में बांटा गया है। अस्थायी में नौकरशाही और अस्थायी में मंत्रिपरिषद होता है। और न्यायपालिका को भी दो भागों में बांटा गया है, एक में सुप्रीम कोर्ट आता है, दूसरे में हाई कोर्ट आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में दोहरी विधायिका है, दोहरी कार्यपालिका है, लेकिन न्यायपालिका सिर्फ एक ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए यहाँ शक्ति का स्पष्ट पृथक्करण नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का अंग है। कार्यपालिका जो है विधायिका जो नियम बनाएगी वो कार्यपालिका को पालन करना होगा। लेकिन अमेरिका जैसे देश है, तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, अतः स्पष्ट शक्ति पृथक्करण होता है। वहाँ कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र होती है, वह एक दूसरे से क्या होती है, पूर्णतः अलग होता है। वहाँ पर एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करता है। वहाँ विधायिका का सदस्य मंत्री नहीं बन सकता। अमेरिका में विधायिका का जो सदस्य है वहाँ मंत्री नहीं बन सकता। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं विधानसभा। विधानसभा क्या है? तो देखिए, विधानसभा को आने में और विधानसभा के कौन कौन लोगों ने मांग किया, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1895 में बाल गंगाधर तिलक साहब ने मांग किए विधानसभा की। बहुत संघर्ष किए। सबसे पहले गंगाधर तिलक ने ही विधानसभा की मांग की है। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने भी भारतीयों के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाने की मांग की, बट उस समय भी सफल नहीं हुआ। फिर 1928 में नेहरू समिति लेके आए और इसने भी संविधान के लिए प्रारूप पेश की, बट ये भी सफल नहीं हुआ। फिर आया 1936 में एम एन राय ने संविधान सभा की मांग की, तो यहाँ पर भी हम लोग सफल नहीं हुए। फिर देखिए 1935 ईस्वी में आया, कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग की। पहले जो भी संविधान सभा की मांग हो रही थी आधिकारिक रूप से नहीं हो रही थी, ऑफिशियल रूप से नहीं हो रही थी, बस ऐसे ही कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। लेकिन हम लोग 1935 में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से लिखित रूप से संविधान सभा की अंग्रेज सरकार से मांग की। उसके बाद देखिए 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने इन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के तौर पर संविधान सभा की मांग की, जो सार्वभौमिक बेशक मतदान द्वारा निर्वाचित हो। और जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की और उसमें कहा कि मतदान होनी चाहिए, इसमें बेशक का होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी सफलता माना जाता है। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, जो अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। मैंने अगस्त प्रस्ताव में ही संविधान सभा को स्वीकार किया गया था। उसके बाद आया क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन आया? क्रिप्स मिशन आया 1942 में। पूछा जाता है क्वेश्चन, आपसे पूछा गया क्रिप्स मिशन की शुरुआत कब की गई? तो 1942 में। इसमें निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था और प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित किए जा सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। फिर 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुआ। किसकी स्थापना हुआ? कैबिनेट मिशन की स्थापना हुआ। एक कैबिनेट मिशन की स्थापना हुआ जो सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। उसके बाद आपको जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का चुनाव आपका हुआ किसमें? 1946 जुलाई अगस्त में। अब संविधान सभा का जब प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, तो निर्वाचन मंडल था वो प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदस्य हुआ करते थे। प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्य हुआ करते थे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, निर्वाचन जो पद्धति थी वह कैसी पद्धति थी? तब इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति थी या एकल संक्रमण मत द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि निर्वाचन की पद्धति जो थी वह किस तरह की थी, तो एकल संक्रमणीय मत द्वारा हुआ था या अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा हुआ था। अब देखिए, इसमें टोटल कितने सदस्य थे? इसमें कुल सदस्यों की संख्या कहा जाए तो 389 थी, 389 था, जिसको दो भागों में बांटा गया था, एक ब्रिटिश भारत और रियासतें, इस दोनों में इनको बांटा गया था। तो देखिए, ब्रिटिश में प्रांत और उच्चायुक्त प्रांत में बांटा गया था। तो 292 जो था आपका प्रांत में था और उच्चायुक्त में आपका 4 था, जिसमें आपको कौन कौन सा था? दिल्ली था, अजमेर मेरवाड़ था, कुर्ग था और बलूचिस्तान था।
रियासतें को भी 93 थे जो मनोनीत थे। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या पॉइंट और भी है, तो बहुत सारे पॉइंट है। देखिए इसमें क्या था, प्रति 10 लाख की जनसंख्या से एक प्रतिनिधि लिया गया था, माने 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। उसके बाद इसमें मुसलमानों को तथा सिखों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। मुस्लिमों के लिए 78 सीट क्या किए गए थे, आरक्षित किए गए थे, रिजर्व किए थे, जबकि सिखों के लिए कितने थे, 4 था। सिखों के लिए 4 इसमें सीट रिजर्व थे। और उसके बाद देखिए ये जो 210 जो सीटें था इसमें सामान्य के लिए माने जनरल कैटेगरी के लिए था। फिर कांग्रेस में 208 सदस्य निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस से कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे, 208। मुस्लिम लीग से कितने हुए थे, तो मुस्लिम लीग से आपका हुए थे 73 सदस्य निर्वाचित हुए थे। उसके बाद देखिए मुसलमानों तथा सिखों के लिए आरक्षित सीट पर भी कांग्रेस के 3-3 सदस्य निर्वाचित हुए थे। जो मुस्लिम का रिजर्वेशन था, सिखों का रिजर्वेशन था, उन सीटों पर भी कांग्रेस के 3-3 सदस्य जो थे निर्वाचित थे। संविधान सभा में 15 महिलाओं सदस्य भी थी, उस समय भी 15 महिलाएं सदस्य थी प्रेजेंट। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी जो थे और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये संविधान सभा के सदस्य लोग नहीं थे। उसके बाद जयप्रकाश नारायण एंड तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया था। आपसे पूछेगा कि संविधान सभा से त्याग पत्र देने वाले कौन ऐसे व्यक्ति थे, जयप्रकाश नारायण एंड तेज बहादुर सप्रू ने त्याग पत्र दे दिया था। अब देखिए आगे, अब जयपुर से कितने लोग थे, तो जयपुर से 3 सदस्य थे। जयपुर से जो सदस्य था वो 3 था। फिर आपको जोधपुर से 2 था, उदयपुर से 2 था, बीकानेर से 1 था, अलवर से 1 था, कोटा से भी 1 था। आगे देखते हैं हम लोग, तो देखिए संविधान सभा के निर्वाचन के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। संविधान सभा का निर्वाचन हुआ उसके ठीक बाद ही मुस्लिम लीगों ने इस सभा का बहिष्कार कर दिया और अलग एक सभा का मांग करने लगा, और इस तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना की मांग वो लोग करने लगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया। वह संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य यही थे, सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, तो आपको बताना है सच्चिदानंद सिन्हा। या सबसे वरिष्ठतम सदस्य कौन थे, तो ये भी आंसर इसका होगा सच्चिदानंद सिन्हा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फिर देखिए 11 दिसंबर को पुनः बैठक हुई, 11 दिसंबर को, जिसमें संविधान सभा की दूसरी बैठक आ जाता है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया और H.G. मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये जो मुखर्जी जी थे इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर देखिए 16 जुलाई 1948 को B.T. कृष्णाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया। फिर B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। यह पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है B.N. राव। B.N. राव पूछता है कि संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था, तो B.N. राव को किया था। इन्होंने संविधान सभा का पहला प्रारूप दिया था। B.N. राव ने ही संविधान सभा का पहला प्रारूप दिया था। उसके बाद देखिए 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का तीसरा बैठक हुआ। तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के मार्गदर्शिका था। क्या था, मार्गदर्शिका था। इस सारे पॉइंट को देखिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इनमें संविधान सभा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया गया था। यह संविधान का दर्शन था। यह उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। देखिए पहला क्या था, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए पहला जो पॉइंट थे वो क्या था, तो पहला पॉइंट जो था कि स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के लिए संविधान बनाना। दूसरा पॉइंट था स्वतंत्र भारतीय संघ में निम्न क्षेत्रों को शामिल करना। शामिल करने में देखिए कौन था, ब्रिटिश क्षेत्र था, भारतीय राज्यों के क्षेत्र था, अन्य क्षेत्र थे और भी कैसे थे, ऐसे क्षेत्र जो राज्य जो स्वेच्छा से भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे, इसको भी रखा गया था। फिर देखिए तीसरा पॉइंट क्या था इसमें, तो तीसरा पॉइंट इसमें यही था कि भारतीय संघ के राज्यों को स्वायत्तता दी जाए तथा अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होनी चाहिए। उसके बाद इसमें था कि संप्रभुता की समस्त शक्तियाँ जनता में निहित होनी चाहिए, जो लोकतंत्र कहलाया। फिर अल्पसंख्यक जनजातीय क्षेत्र और पिछड़े क्षेत्र और सामाजिक रूप से वंचित एवं पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। ये भी पॉइंट रखा गया जो लोगों के लिए हित में रखा गया। फिर छठा जो पॉइंट था, नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा, अवसर तथा विधि के समझ, समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, संघ की स्वतंत्रता, व्यवसाय की कार्य होनी चाहिए। ये सारे बात को रखा गया। और 7वां पॉइंट क्या रखा गया, विश्व शांति और मानव कल्याण को प्रोत्साहन देना। 8वां पॉइंट था स्वतंत्र भारत में जल, थल एवं नभ को पूर्ण स्वतंत्रता देना। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया। तो यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।